नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। कल मैं आप लोगों को आईएएस के इस कोर्स में जो हिस्ट्री का है आपके प्राचीन भारत को हम पढ़ चुके थे। इसमें प्राचीन भारत के जो धर्म ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ये दो टॉपिक हम कवर कर चुके थे। आज हम कवर करेंगे जो विदेशियों का विवरण है और पुरातत्व विभाग से संबंधित जितनी चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो प्रमुख जानकारियां हैं, इनमें जो पहला नाम है वो है यूनानी रोमन लेखक का, जो इसमें नाम आता है टेसियस का। टेसियस क्या था? एक ईरानी राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक जो कहानियाँ हैं उससे परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, इसने कुछ ऐसी अमेजिंग स्टोरीज़ बताई हैं जिन पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो एक हकीकत को बयान नहीं करती हैं। और इतिहास के जो विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि हेरोडोटस का नाम उन्होंने कई बार सुना होगा, लिखा होगा अपने एग्ज़ाम्स में, तो इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, ठीक है, हिस्टोरिका इनकी पुस्तक थी, उसमें 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के भारत फारस या भारत और फ्रांस के संबंध का वर्णन किया है। लेकिन इसका जो विवरण है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा जो सुनी सुनाई बातें हैं और अफवाहें हैं उन पे ज़्यादा आधारित है। इनके अलावा सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में जो कुछ नाम आपको थोड़ा ध्यान रखने के लिए हैं, नियाकस है, सिक्रेटस है, ऑस्ट्रियोबुलस है, ठीक है, ये सब नाम आते हैं। और सबसे फेमस जो नाम जिस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर जो राजा था उसका राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। तो कभी क्वेश्चन कुछ किसी प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। इनकी पुस्तक का नाम अक्सर पूछा जाता है इंडिका। जो पुस्तक है इसमें इन्होंने मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ठीक है, इसके अलावा डायमिकस हैं, डायनोसियस है, ये कुछ और राजदूत थे जो अशोक के राज दरबार में आया था, ये डायोनिसियस। ठीक है, इसके बाद टॉलमी ने एक पुस्तक लिखी है भारत का भूगोल नामक, ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए। और प्लिनी ने जो है सबसे पहले जो है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। तो ये बात कही। इसके बाद अगर बात करें तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने इस समय भारत के बंदरगांव तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। इनके लेखक का नाम पता नहीं है इस पुस्तक के। ठीक है, और जो अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में, चीनी लेखक के बारे में पूछा जाता है, जिसमें फाइयान है। तो फाइयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में दरबार में आया था और इसने अपने विवरणों में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, संयुगन का नाम भी आपने सुना होगा, जो 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की जो प्राप्तियां हैं वो एकत्र की थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में। और ह्यूनसांग का नाम भी आपने सुना होगा, ये भी एक चीनी यात्री था। ह्यूनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए इसने प्रस्थान किया था। लेकिन 1 वर्ष की यात्रा के बाद वह सबसे पहले राज्य कपिसा पहुंचा। उस समय तो ऐसे एयरप्लेन या गाड़ियां ऐसे नहीं होती थी, ठीक है, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर नहीं होते थे, तो पैदल ये लोग आते थे या समुद्र के रास्ते आते, तो इससे जो है पूरा 1 साल लग गया था भारत पहुंचने में चीन से, और वो राज्य कपिसा पहुंचा। ठीक है, फिर ये भारत में 15 वर्ष तक रहा। 15 वर्ष तक ठहर कर इसने 645 ईस्वी में जो है चीन लौटा। ठीक है, इसने क्या किया कि बिहार में नालंदा जो जिला था, नालंदा विश्वविद्यालय जो फेमस था हमारा, उसके बारे में उसमें बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए किया था। और इसका जो भ्रमण वृत्तांत है वो सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, सीयूकी नाम से लिखा है इसने, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने 138 देशों के बारे में लिखा है, वहाँ इनकी यात्राएं भी इन्होंने की हो सकती हैं। और जो सिंध का राजा था वो शूद्र था इसके अनुसार। अब ह्यूनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शील भद्र थे। फिर ऐसे ही एक और आया इत्सिंग,
ये जो है 7वीं शताब्दी में भारत में आया था। अब कुछ अरबी लेखक को देख लेते हैं। अरबी लेखक में एक ही नाम जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, अल बरूनी। इसके बारे में आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देखते हैं तो एक ना एक बार आपने इसमें उत्तर ज़रूर देखा होगा कि तहकीक हिंद किसने लिखी थी, अल बरूनी लिखी थी। और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इस पुस्तक का नाम किताबुल हिंद या भारत की खोज। हिंदी में इसका जो अर्थ निकलता है वो आता है भारत की खोज, तहकीक हिंद का। इसके अलावा कुछ अन्य लेखक हैं। तारानाथ हैं, ये तिब्बती लेखक था। कयूंकर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। मार्को पोलो का नाम भी आपने सुना होगा। ये 13वीं शताब्दी के अंतर में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। ठीक है, पांड्य इतिहास के लिए उपयोगी है इसका जो साहित्य है वो। अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी क्या है। अब हम लास्ट जो है पुरातत्व विभाग में पहुंच चुके हैं जो प्राचीन भारत के बारे में बताता है। तो इसमें देखते हैं 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज को या एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, अरुण, इंद्र और नासक यानी कि नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस या वैष्णगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से जो अगर हम अभिलेख और शासक की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, अक्सर पूछा जाता है। तो अगर आप हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें, हाथी गुम्फा अभिलेख ये कलिंग राज खाखेल के शासन में बना था। और जूनागढ़ या गिरनार जो भी जगह है वहाँ का अभिलेख रुद्रदामन ने बनाया था। ऐसे नासिक का अभिलेख जो है गौतमी बालश्री ने। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड के द्वारा। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अब आप लोग कहेंगे कि हमें सर याद कैसे करें सर, तो याद करने के लिए मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप ये ट्रिक अपनाते हैं तो काफ़ी इसमें उपयोगी रहती है। आप पहले हफ्ते इसको पूरा पढ़िए। आपके पास कोई भी बुक हो सामान्य ज्ञान की, या इसी में वीडियोस भी देख रहे हैं, एक हफ्ता देखिए। उसके बाद रिवाइज कीजिए उसी को कि आपने क्या क्या पढ़ा। तो रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में बैठते रहेगा और मेन एग्ज़ाम में आपसे आसानी से उत्तर लिख पाएंगे। तो यही एक ट्रिक है। फिर सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है वो एरण अभिलेख से मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है। इसके शासक थे भानुगुप्त से प्राप्त होती है। ठीक है, और जो अभिलेखों का अध्ययन है उसे हम एपिग्राफी कहते हैं अंग्रेजी में। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। और इसको साहित्य में काशार्पण कहा गया है, काशार्पण। और सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सबसे पहले जो है शासकों ने किया। जैसे आप लिखते हैं ना, आजकल देखते होंगे रुपया में 1 रुपया या भारत जो है अलग अलग चीज़ों को उसमें लिखा जाता है। ठीक है, इतने सन में बना है, इस अन्य जानकारियाँ भी उसमें होती हैं। तो ये सबसे पहले शुरू किया था यवन शासकों ने। और समुद्रगुप्त की वीणा बजाती मुद्रा के सिक्के को, उससे ये साबित होता है कि वो संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त का आप देख सकते हैं। ऐसे ही अरिकमेडु, ये पुडुचेरी के निकट है जहाँ से हमें रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। इतिहास के विद्यार्थी समझते होंगे इसको कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल होता है कि इतिहास होता है। अब प्राग ऐतिहासिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस काल में मनुष्य ने घटना हुआ कोई लिखित वर्णन नहीं है, केवल आप सुन सकते हैं। लिखित वर्णन उद्धृत नहीं क्या होगा, उसे ही प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, और मानव के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास पढ़ रहे हैं। जो भी आप बुक्स में पढ़ रहे हैं तो उसका लिखित वर्णन है, कहीं ना कहीं से लिखा होगा तभी वो चीज़ लिखी गई है। लेकिन प्रागैतिक शास्त्र में क्या होता है कि कोई लिखित वर्णन नहीं होगा, सुनी सुनाई बातें होंगी। आदि ऐतिहासिक काल फिर उससे कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक है, लेखन कला के प्रयुक्त हैं, लेख लिखे गए हैं लेकिन वो पढ़े नहीं गए हैं या उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। ठीक है, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार करना। ठीक है, आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हो गया था और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। और मनुष्य में स्थायी निवास की वृत्ति भी नवपाषाण काल में होगी। और सबसे पहले जो है उन्होंने कुत्ता को पालतू पशु बनाया। ठीक है, सबसे पहले जो है डॉग को जो है मनुष्य ने अपना पालतू पशु बनाया था। अब तो लोग शेर भी पाल रहे हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था।
सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था और इसके द्वारा जब बनाया गया वाला प्रथम औजार जो है कुल्हाड़ी था और कुल्हाड़ी जो है अति रंपकम जगह से प्राप्त हुआ था। और कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। इसमें प्रागैतिहासिक काल अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ और जो अभी पश्चिमी बलूचिस्तान में है। और सबसे पुरानी फसल जो उगाई गई थी वो थी गेहूं और जौ की। पल्लावरम नामक स्थान पर सर्वप्रथम भारतीय पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। और भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के बने हुए थे। और सबसे प्राचीन नगर, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसमें फिल्म भी बन चुकी है, मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि आपने अगर फिल्म भी देखा कि पहले वो एक बहुत समृद्ध नगर था, बाद में जो उस तरह की परिस्थितियाँ आई वहाँ पे समझ नहीं बढ़ा, दूसरी सभ्यता भी आ गई थी वहाँ पे, तो उससे क्या हुआ, उनमें लड़ाई झगड़े से जो है वो एकदम से विलुप्त हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो ये था आज का कुछ आपका इतिहास के बारे में कुछ चीज़ें, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रहे होंगे वीडियोस। तो बताइएगा मुझे और लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा चैनल को भी, क्योंकि नया चैनल है तो सपोर्ट भी आपका चाहिए। और इसके बाद हम सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे डिटेल में, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, जो भी आगे को हम इतिहास को इस तरह से कवर करते जाएंगे। प्लेलिस्ट को देखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू फ्रेंड्स।